हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आइए देखते हैं यूपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री का एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा वेट रखता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर स्कोरिंग होता है, बहुत इजी टॉपिक होता है। पर हिस्ट्री जो है शायद अपने फैक्ट्स की वजह से, अपने डेट्स की वजह से, नाम की वजह से बहुत लोगों को क्या मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ज़्यादातर हार्ड लगती है। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर आप सबको पता है कि इससे क्वेश्चन बनता ही है और काफ़ी बड़ा एम्पायर रहा है, काफ़ी गहरा इम्पैक्ट रहा है अपने कंट्री के ऊपर। इसलिए ये सारे टॉपिक्स जो हमें पढ़ना ज़रूरी भी हो जाता है। तो चलिए समझते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। मुग़ल एम्पायर जो है ना वो स्टार्ट हुआ था 1526 में, 1526 में, और ख़त्म हुआ था 1857 में, यानी कि 1857 में। ओके, तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। मुग़ल एम्पायर जो स्टार्टिंग करें तो 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और मिड 19th सेंचुरी तक चला था। मिड 19th सेंचुरी तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अक्रॉस ही बसा हुआ था। तो शुरुआत होती है 1226 इनके 1526 में, जब बाबर इंडिया आता है। फिर बाबर जो है मुग़ल एम्पायर की शुरुआत करता है 1526 में। उसके बाद बहुत ये एम्पायर इसलिए भी इतना इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसके लीडर्स एक से बढ़कर एक आए। बाबर के बाद जो उसका बेटा है अकबर, वो तो मुग़ल एम्पायर का जब नाम आता है तो अकबर का नाम आता है। वन ऑफ द बेस्ट किंग इन हिस्ट्री। उसके बाद जहांगीर जो कि अकबर का बेटा होता है। तो सेंट्रल बाबर जो है वो सेंट्रल एशियन प्रिंस का डिसेंडेंट है, यानी उनका रिश्तेदार है गणेश खान और तैमूर का। समझ रहे हैं? तो उनका जो है रिश्तेदार है ये। जो बाबर है वो उसने क्या किया, जितनी भी पॉपुलेशन थी अपने देश के अंदर, नो मैटर कौन सा रिलीजन था, हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, कोई सा भी रिलीजन हो, सबको इकट्ठा किया, यूनिफाई किया। और कल्चरल फुटप्रिंट छोड़ा, यानी कि जो भी वो तो दूसरी कंट्री का आया था तो उसने अपना कल्चर भी ऑफकोर्स यहाँ पे दिखाया होगा, तो उसका भी परछाई कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर के फॉर्म में, लिटरेरी बुक्स की फॉर्म में आज भी हमारे देश में उसका इम्पैक्ट है ही। तो स्पेशली अगर बात करें ताजमहल, मुग़ल एम्पायर की ही देन है हमें, जो कि आपको पता है कि दुनिया भर के लोग देखने आते हैं और क्या खूबसूरती है उसकी सब जानते हैं। तो ये मुग़ल्स की ही देन है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसका कल्चरल फुटप्रिंट जो है आज भी छुटा हुआ है। बहुत सारी तहजीब, बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी किताब, बहुत सारे आर्किटेक्चरी जो है मौजूद है आज भी, जो कि मुग़लों ने उस वक्त बनाई थी। तो बाबर जो है सबसे पहला किंग होता है जो कि 1526 में आता है और 1530 तक, यानी कि सिर्फ 4 साल ही वो राज करता है। इब्राहिम लोदी को हरा देता है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में ही हुआ था। तो इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा कर मुग़ल एम्पायर की शुरुआत करता है। फिर अकबर जो है नेक्स्ट का मतलब पद्धति लेता है 1556 में और 1605 तक ये रूल करता है। नदरन एंड सेंट्रल इंडिया तक जो है अकबर मुग़ल एम्पायर का पावर फैला देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मतलब अकबर जो है एक ऐसा लीडर, एक ऐसा किंग रहा है इस एम्पायर का जिसने काफ़ी ज़्यादा इस एम्पायर को ग्रो किया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किया, काफ़ी बदलाव किया, काफ़ी नई टेक्निक इस्तेमाल की गई इसके द्वारा। और रिलीजियस टॉलरेंस, इसकी एक ये भी बात बहुत अच्छी थी अकबर की कि था तो ये मुस्लिम लेकिन हर एक रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस देता था। और आप सबको पता है ये कितनी मूवीज़ बन चुकी हैं, कितने शोज़ बन चुके हैं कि अकबर ने भी कितनी सारी हिंदू राजकुमारियों से शादी की थी, जो कि उस वक्त बहुत नॉर्मल था। टेरिटोरियल एक्सटेंड को बढ़ाने के लिए करते थे राजा, ताकि उनका पावर इस जगह पे हो जाए। तो अकबर ने नदरुन सेंट्रल इंडिया पे भी कंट्रोल किया और यूनिटी काफ़ी ज़्यादा फैलाई गई मुग़ल एम्पायर के किंग द्वारा, चाहे वो बाबर हो चाहे अकबर हो। तो इन सब ने ही हर कल्चर को इकट्ठा लेके चला, जो कि चलना ही था, क्योंकि किंगडम अगर बनाना है तो हर एक इंसान को, हर एक जो भी रिलीजन को फॉलो करता है उसको लेके चलना पड़ेगा। फिर अकबर के बाद आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ 1628 से रूल करता है 1658 तक। ये एम्पायर मास्टर बिल्डर कहा जाता है, मतलब इसने एम्पायर को बिल्ड करने में बहुत जी जान लगा दी, काफ़ी ताकत लगा दी, इसीलिए इसको मास्टर बिल्डर भी कहा जाता है एम्पायर का। इसने काफ़ी कमीशन किया। जो ताजमहल है ना, ताजमहल आप सबको पता है कि शाहजहाँ ने बनाया था मुमताज़ के याद में। तो इसने कमीशन किया था, कमीशन यानी कि पैसे दिए थे सारे जितनी भी लगी थी रकम। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद जैसी भी कारीगरी इन मुग़लों की ही देन है और इसी वक्त बनाया गया था।
फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब जो है 1658 में शाहजहाँ के बाद, जो कि शाहजहाँ का बेटा ही है औरंगजेब, 1658 में पद्धति संभालता है और 1707 तक जो है रूल करता है। और इसके बाद औरंगजेब के बाद जो है मुग़ल एम्पायर डगमगाने लगता है और ख़त्म भी हो जाता है एक एक्सटेंट तक। तो औरंगजेब जो है टेरिटोरियल एक्सटेंड बहुत ज़्यादा करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लूट मार करता है अपनी ताकत से और बहुत सारी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेता है। लगभग सारे सब कॉन्टिनेंट पे इसका राज हो चुका होता है। स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी अब यहाँ पे, जैसे बाबर था, अकबर था, शाहजहाँ था, इन ये सब जो थे रिलीजियस टॉलरेंस थे, लेकिन औरंगजेब जो था बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसीज़ रखता था, यानी कि बाकी रिलीजन के लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था और एक स्पेसिफिक रिलीजन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी इसकी। नेक्स्ट है कि मुग़लों का जो इतना बड़ा एक एम्पायर माना जाता है अपनी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से ही कोई एम्पायर रुक सकता है या डिक्लाइन भी हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सत्ता, पावर किस तरीके से बनाई गई थी, तो सेंट्रलाइज एंड ब्यूरोक्रेटिक थे, यानी कि राजा के हाथ में पूरा पावर होता था, लेकिन छोटे छोटे जो भी लीडर्स थे, मतलब लीडर इन द सेंस कि छोटे छोटे पद जिसको दिया गया था उनके हाथ में भी पावर दी गई थी ब्यूरोक्रेसी के फॉर्म में। देख सकते हो उस टाइम पे भी मुग़ल एम्पायर ने ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म अपना लिया था। पर्शियन, इस्लामिक, इंडिजीनियस, इंडियन ट्रेडिशन, हर तरीके के ट्रेडिशन को इन्होंने मिक्स किया, यानी कि हर तरीके के कल्चर को क्या कर दिया था, यूनाइट कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था। मिनिएचर पेंटिंग्स जो है मुग़ल एम्पायर की, आपको पता है कि आज भी पेंटिंग्स की क्या रकमें बिकती हैं और क्या खूबसूरती होती है, तो कहीं ना कहीं मुग़ल एम्पायर की ही देन थी, जो कि इंडिया में आया और आज तक बरकरार है। उर्दू लैंग्वेज, ये जो मुग़ल थे, पर्शियन या संस्कृत और कोई लैंग्वेज नहीं, सबसे ज़्यादा उर्दू लैंग्वेज समझते थे, उर्दू लैंग्वेज को ही प्रमोट करते थे। तो आखिर ये एम्पायर इतना पावरफुल था, इतने पावरफुल लीडर्स, बाबर, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब जैसे लीडर्स के होते हुए भी क्यों ये एम्पायर डिक्लाइन हो गया, तो कहीं ना कहीं औरंगजेब के डेथ के बाद 18वीं सेंचुरी में जो सक्सेशन क्राइसिस है, यानी कि लालच पर गई, सत्ता की लालच, जो भी अब नया राजा बन रहा था उसको चाहिए था कि मैं राजा बनूँ, मेरे पास पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं देना है, बाकी चीज़ों क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन धोखेबाज है कौन नहीं, कुछ भी नहीं, बस सत्ता चाहिए। तो औरंगजेब की डेथ के बाद ये तबाह होना शुरू ही हो गया था, मतलब औरंगजेब ही लास्ट ऐसा लीडर रहा जिसने संभाला मुग़ल एम्पायर को। उसके बाद सभी बेवकूफ़ निकले। फाइनेंशियल ट्रबल, जब राजा काम ही नहीं करेगा तो पैसे की कमी तो होगी, वो तो बस कुर्सी के लिए लड़ रहा है, मैं कुर्सी लूँगा मैं कुर्सी, तो पैसे की कमी हो गई बहुत। अब इसी बीच में अब जो खुद आपके घर में ही फूट है तो बाहर वाले तो मज़े उठाएंगे ना, दूसरा तो खड़ा हो गई। तो रीजनल पावर, अब जैसे मराठा एम्पायर जैसे बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया था और मुग़ल एम्पायर वैसे ही पैसे की तंगी से चल रहा था, सक्सेशन की लालच हो चुकी थी, औरंगजेब जैसे बेस्ट किंग की मौत हो चुकी थी, तो कुछ बचा ही नहीं कि जिसके थ्रू मुग़ल एम्पायर जो है मराठा एम्पायर से लड़ सकता था। फिर उसके बाद ब्रिटिश आ जाते हैं कब्जा करने, तो इंडियन रेविलियन ऑफ 1857 के साथ फाइनली मुग़ल एम्पायर जो है ख़त्म हो ही जाता है। और ये था पूरा मुग़ल एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि 1526 से शुरू होकर 1857 पे इंडियन रेविलियन के साथ ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा स्ट्रक्चर कि आखिर मुग़ल एम्पायर बना कैसे, कैसे वो वन ऑफ द पावरफुल एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री रहा, क्या उसके एडमिनिस्ट्रेशन थे, ऐसा। देखिए मुग़ल एम्पायर का सक्सेस होने का ना मेन एक कारण ये भी है, इसके जो ये किंग्स थे, बैक टू बैक सारे किंग समझदार थे औरंगजेब तक। फिर इसके बाद ये ख़त्म ही हो गया क्योंकि बेवकूफ़ किंग है। तो जब सत्ता ही मजबूत होगी, जब एक नींव मजबूत होगी तो घर तो मजबूत होगा ही। तो बाबर, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, हम सब जानते हैं इनके अचीवमेंट्स, इनके वर्क्स, इनकी मेहनत कि क्या क्या इन्होंने नहीं किया, है ना। तो एक एम्पायर को अगर एग्जिस्ट करना है ना, तो उसके लिए सत्ता की लालच नहीं, एक किंग की विज़न की ज़रूरत है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग विज़न रखता है और वो कितना दिमाग रखता है यूनिटी बना के रखने का। तो ये था कंप्लीट मुग़ल एम्पायर के बारे में। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछना, एक सेपरेट वीडियो बनेगी। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।